स्टूडेंट, आज क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 13 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 12 पढ़े थे। जितना आप लोग पढ़ रहे हैं पार्ट, सारे पार्ट का वीडियो बनाकर रेडी रखिएगा। और वीडियो सर नोट्स बनाकर रेडी रखिएगा, वीडियो बनाकर नहीं, नोट्स बनाकर रेडी रखिएगा। पहला हेडिंग है आज का, टार्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, उस पर टार्क कितना बनेगा। टार्क मतलब उसको वो कितना घूमेगा, उसको जो फोर्स क्रिएट होगा, फोर्स का जो घूमेगा, जो घूमने का फिनोमिना है, ठीक है, इफेक्ट है, उसी को कहेंगे हम टार्क। तो इसमें हम लेते हैं एक डाइपोल ए बी, इसका नाम है ए बी, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, ठीक है। तो ए पर फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन इधर होगा, एफ इक्वल प्लस क्यू ई, प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स प्लस क्यू ई, निगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स माइनस क्यू ई, इस डायरेक्शन में। यानी कि दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। जब इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी सिस्टम पर या किसी बॉडी पर एक्ट होते हैं, तो यदि बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करने के लिए फ्री हो, तो क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाता है। रोटेट करने का मतलब यहाँ पर इसमें टार्क बन गया। क्या बन गया, टार्क बन गया। तो इस टार्क का कैलकुलेशन हम करते हैं इन दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स को लेंगे, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस हम लेंगे डी। डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पर इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। इसका नाम हम लेते हैं सी, यानी कि ए सी का जो डिस्टेंस है वही दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस होगा। आप मान लीजिए कि ये जो है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन हम करेंगे, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स इनटू दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस। दोनों फोर्स में से क्यू ई मल्टीप्लाई दोनों फोर्स में एक फोर्स ए, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस ए सी, क्यू ई मल्टीप्लाई ए सी की जगह हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, साइन रूल इसमें अप्लाई देते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन 2l, ए सी इक्वल हो जाएगा 2l साइन थीटा। क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा, और दोनों को मिला देंगे 2, यहाँ से लिखते हैं हम q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। तो यह q इंटू 2l मिलकर बन जाता है आपका डाइपोल मोमेंट p ई साइन थीटा। यही आपका टॉर्क है, ये आपका क्या है, टॉर्क है, ठीक है। तो इसी चीज को मैं नोट्स बनवा दे रहा हूँ, इसका ऑनलाइन क्लासेस में भी बता चुका हूँ आप लोगों को। Let us suppose that an electric dipole is placed in uniform electric field E। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी is placed in uniform electric field E at थीटा डिग्री। ये भी जो डाइपोल है थीटा डिग्री पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिगर, फोर्स एफ इक्वल क्यू ई, या एस एंड पर जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, और बी पर एफ इक्वल माइनस क्यू ई के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये लिखा गया है, फोर्स एफ इक्वल क्यू ई एक्ट ऑन ए along the direction of electric field E and F equal minus QE act on B opposite to E, ठीक है। 10 इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नोट कर लीजिए, कितना नोट कर लीजिए आप लोग, 10 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कॉल्ड कपुलर फोर्स। जब किसी बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करते हैं तो उस फोर्स को कहते हैं कंबाइंडली कपुलर फोर्स।
एक टर्न डाइपोल, आप इस डाइपोल पर इक्वल और अपोजिट फोर्स दो डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसे कहेंगे हम कपुल ऑफ फोर्स। डाइपोल पर एक्ट है, जब इस पर जब इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट है तो ये अपने एक्सिस के अराउंड क्या जाएगा, रोटेट हो जाएगा, क्या जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू विच डाइपोल रोटेट अबाउट देयर एक्सिस, ना अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा, रोटेट करने लगेगा, और क्या हो जाएगा जी, एंड द टार्क इज जनरेटेड। जैसे वो घूम गया, रोटेट हो गया, तो उसमें टार्क आ गया, उसमें टार्क आ गया। ठीक है, इतना नोट करिए। आगे इसमें थ्योरी सुनिए। इफ द डाइपोल मोमेंट and dipole length if पढ़ा जाएगा, इसलिए करें द डाइपोल मोमेंट and dipole length और डाइपोल मोमेंट को किसे दिखाते हैं, एंड डाइपोल लेंथ को कैसे दिखाते हैं, QL respectively इसके बाद से देन डाइपोल मोमेंट नहीं, टॉर्क ऑन डाइपोल इक्वल एनी वन फोर्स, इन दोनों फोर्स में कोई एक फोर्स और मल्टीप्लाई दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस AC, और जो AC लिए हैं। ठीक है, इसको हम ताऊ से दिखाते हैं, फोर्स को QE या प्लस माइनस नहीं लिखना है, इसको मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, इंटू AC। इस ट्रायंगल में आप आ जाओ। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में AC को हो जाएगा 2L साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो साइन थीटा इक्वल AC पर 2L, तो AC को हो जाएगा 2L साइन थीटा। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ QE 2L साइन थीटा, इतना नोट करिए। Q और 2L का किया और E को मैं किनारे कर दिया साइड में, E साइन थीटा। ठीक है, तो Q इंटू 2L को क्या कहते हैं हम, डाइपोल मोमेंट क्या कहते हैं, Q इंटू 2L। यही क्या है आपका डाइपोल मोमेंट, ये आपको आ जाएगा डाइपोल मोमेंट P E साइन थीटा, या P बन गया, E साइन थीटा है यहाँ पर, आपका टाउ हो गया। ओके, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं मिटा दे रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इन वेक्टर फॉर्म, टाउ वेक्टर इक्वल हो जाएगा वेक्टर पी साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, ई और ई के क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, P और E के क्रॉस प्रोडक्ट को कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं, टॉर्क। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द क्रॉस प्रोडक्ट of dipole moment इसको हम कहेंगे P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E is equal to
टॉर्क ऑन डाइपोल। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म हो गया और ये आपका हो गया टाउ इक्वल पी sin थीटा, ये ओरिजिनल फार्मूला हो गया। कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, इसको नोट करो, मैं मिटाऊं तो बताऊं। कंडीशन फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल 0, यानी कि जो थीटा है ये 0, थीटा 0 का होगा जब यह ऐसे हो जाएगा, यह ऐसे हो जाएगा, मतलब यह डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जाएंगे। मीन्स डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल को रख दिया गया है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जब ऐसे रखेंगे, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होगा, पी की डायरेक्शन इधर ही होगा, आई की डायरेक्शन इधर है ही, तो इसको दूसरे टर्म में दूसरे वर्ड में भी कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर इन सेम डायरेक्शन, यानी पी और ई दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो, उस कंडीशन में टाउ की वैल्यू कितना होगा। तो टाउ इक्वल कैलकुलेट करने की थीटा की वैल्यू कितना लेंगे हम, उसमें 0, पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितना आता है, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी टाउ की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 ना। अब इस कंडीशन को हम कहते हैं, यानी इस कंडीशन में डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। दिस कंडीशन इज नोन एज, दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि यह इधर ही घूमना चाहेगा, घूम के यहीं आना चाहेगा, ठीक है। इसको घुमा के हम जबरदस्ती इधर कर देंगे, इसको घुमा कर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, उस समय चाहता नहीं, हम जबरदस्ती कर रहे हैं उसको, बता रहा हूँ इसके बारे में, नोट करो इसको। सेकंड कंडीशन है थीटा इक्वल 180 कर देते हैं, मतलब एक डाइपोल जो रखा गया है, जो डाइपोल पहले रखा गया था सेम डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है। इसी को हम दूसरे शब्द में कर सकते हैं, दूसरे वर्ड में कर सकते हैं कि पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। जब यह डाइपोल ऐसे है, पी की डायरेक्शन ऐसे है, डाइपोल घुमा के ऐसे रखिए तो पी की डायरेक्शन ऐसे हो गए, पी की डायरेक्शन इधर हो गया, आई की डायरेक्शन उधर ही है, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या था 0। इसी कंडीशन को या इसी मतलब कंडीशन को हम बोलते हैं कि डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जब इसको घुमाकर, क्यों स्टेबल है, क्योंकि यह फोर्स लगेगा जब इसको, और यदि रोटेट करने के लिए फ्री है तो घूमकर ऐसे ही आना चाहेगा, ये घूमकर ऐसे ही आना चाहेगा, ऐसे ही आना चाहेगा, बात समझ आ रही है। जब इसको हम घुमाकर ऐसे रखते हैं, इसको हम ऐसे रखना है, बात समझ आ रहा है, इसको घुमाकर हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसा रहना नहीं चाहेगा तो ऐसा रहना, ठीक है, इसको घुमाकर हम ऐसे रखें जबरदस्ती, ठीक है। उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितना है 180 हो गया, थीटा की वैल्यू कितना हो गया 180, और उस कंडीशन में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अपोजिट हो गया, या ऐसे कहें कि डाइपोल मोमेंट पी और ई एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, तब थीटा की वैल्यू कितना है 180, तो टाउ की वैल्यू कितना आ जाएगा, पी साइन थीटा, थीटा की जगह लिख देंगे हम 180, साइन 180 की वैल्यू का तो यार 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। देखिए, यानी कि थीटा चाहे 0 हो चाहे 180 हो, दोनों कंडीशन में टार्क उस पर लग नहीं रहा है, उस पर टार्क बनेगा नहीं। मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया जाए, ठीक है, चाहे 0 एंगल हो चाहे 180 डिग्री हो, दोनों ही कंडीशन में टार्क उस पर नहीं बनेगा, यानी वो रोटेट नहीं करेगा, है ना। इस कंडीशन को कहते हैं कि डाइपोल जो है अनइक्वल इक्विलिब्रियम है, सॉरी अनस्टेबल। दिस इज नोन एज अनइक्वल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। करिए, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, मतलब ये डाइपोल इज प्लेस्ड ना, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहता है परपेंडिकुलर, यानी डाइपोल परपेंडिकुलर रखेंगे, ई के
परपेंडिकुलर ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में टाउ इक्वल कितना जाएगा, पी ई साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे हम, 90। पी ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1। पी ई टाउ की वैल्यू कितना हो गया, पी ई। ये जो टाउ की जो वैल्यू है पी ई, देखा ना, साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। तो टाउ की वैल्यू क्या जाएगा उसमें, इस कंडीशन में 90 डिग्री पर टाउ की वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। यह क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर करके टाउ मैक्स इक्वल पी ई, टाउ मैक्स इक्वल पी ई। नोट करिए इसको, नोट करके एक चीज लिख लीजिए यहाँ पर, नोट। टाउ मैक्सिमम होता है पी होता है, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू पीई होता है, अभी 2 मिनट पहले हम किए हैं, क्या। तो पी इक्वल कितना जाएगा, टाउ मैक्स में इसे इधर भेजेंगे तो इसे क्या, टाउ मैक्स में इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पी को हो जाएगा टाउ मैक्स यानी मैक्सिमम टार्क अपॉन ई। इफ कंडीशन रख रहा हूं मैं, ई इक्वल 1 न्यूटन पर कूलम, ई की वैल्यू क्या जाए, यूनिट हो जाए। तो यहाँ पर जब यहाँ यूनिट हो जाएगा तो पी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी की वैल्यू टाउ मैक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एक इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट इक्वल हो जाएगा मैक्सिमम टार्क, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, आर करके डाइपोल मोमेंट इक्वल, डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम टार्क, मैक्सिमम टार्क ऑन डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, टाउ मैक्स हो गया कब, जब थीटा की वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। और डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और भी फील्ड की वैल्यू कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। यानी कैसे कहते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज इक्वल टू मैक्सिमम टार्क, डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज इक्वल टू मैक्सिमम टार्क ऑन डाइपोल ना, मैक्सिमम टार्क ऑन डाइपोल व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का मतलब यूनिट, ई का वैल्यू 1 है तो यूनिट, चूंकि हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फार्मूला अप्लाई किए थे, जो कहेंगे हम यूनिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यूनिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को परपेंडिकुलर रखते हैं तो उसका जो मैक्सिमम टार्क होता है वही टार्क क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इसके पहले भी डाइपोल मोमेंट का आप लोग डिफिनेशन पढ़े होंगे। वो क्या है कि कोई एक चार्ज और मल्टीप्लाई दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ये भी सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक और डिफिनेशन बन गया, यहाँ पर एक और डिफिनेशन बन गया। कहीं घुमाने के लिए आपको ऐसे ऑप्शंस मिले, समझ जाइएगा। डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम टार्क होता है, कंडीशन उसका क्या है, ई की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ई कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसी चीज को मैं नोट कर दे रहा हूँ, इतना नोट करिए तो मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। के बाद इसके नीचे लिख लीजिए क्या, ठीक है। उसी डिफिनेशन को मैं वर्ड में कैसे बता रहा हूं, जब टाउ मैक्स इक्वल हो गया डाइपोल मोमेंट के, तो उसको कहेंगे द डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज इक्वल टू मैक्सिमम टार्क ऑन डाइपोल, यानी कि किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट उस डाइपोल का मैक्सिमम टार्क दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, एक्ट इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब उसको कहाँ रखेंगे, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल को यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। साथ में एक और कंडीशन है, इफ द डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर जब डाइपोल को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब 90 डिग्री रखेंगे, उस कंडीशन में टाउ मैक्स टी के इक्वल होगा। नोट करिए, हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, यह एक रिंग है। रिंग जो है
रिंग रिंग ऐसा है, इसको मैंने उठाकर ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया है, इस रिंग को उठाकर मैं ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया है, ठीक है। रिंग जो ऐसे हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऐसे पड़ा हुआ है रिंग, ठीक है, उस रिंग को मैंने उठाकर ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया इस पेपर के, ठीक है, परपेंडिकुलर, मतलब नीचे पेपर है तो इस पेपर के परपेंडिकुलर रख दिया गया है, ठीक है। इस रिंग का रेडियस जो है, इस रिंग का रेडियस ए है, स्मॉल ए। रिंग को बड़ा बना दूंगा, ठीक है, क्लियर नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट आपको आएगा नहीं, प्रॉब्लम बना ही रह जाएगा। रिंग में ऐसे बना, ऐसा रखा हूं, मतलब इस रिंग को ऐसे रखा गया है, रिंग मान लीजिए ऐसे पड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टली नहीं है, सरफेस पर परपेंडिकुलर रखा गया है, पेपर पर खड़ा करके रखा गया है रिंग को, ठीक है। हाँ, देना अपना वो पानी वाला, जो पानी में देना, दो अभी दे रहे हैं। जैसे एयरिंग दिख रहा है आपको, एयरिंग ऐसे पेपर पर ऐसे नहीं है, इस पेपर पर परपेंडिकुलरली ऐसे रखा गया है। इसका फिगर, जो ये फिगर बना है, यानी रिंग ऐसे रखा गया है। जैसे जो फार्मूला इसके लिए आएगा एक्सिस के लिए, वही फार्मूला इसके लिए भी आएगा, इसके एक्सिस पर, ठीक है, उतना डिस्टेंस के लिए वही फार्मूला इसके लिए भी आएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर इसके जो ये रिंग है, रिंग परपेंडिकुलर रखा गया है, पेपर या प्लेन के परपेंडिकुलर रखा गया है, ओके। इस रिंग का सेंटर जो है वो है, और इसका रेडियस जो है ए है, स्मॉल ए है, ठीक है। और इस रिंग पर टोटल चार्ज क्यू है, और वह चार्ज जो क्यू है पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन यूनिफॉर्म से क्या है, बटा हुआ है। अच्छे से समझिएगा इसको, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इस पर। इस के सेंटर से, ठीक है, आर डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस पर, ठीक है। एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई पता करना है, इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए फार्मूला हमको डिराइव करना है, ओके। उस पी से इसके सेंटर ओ से बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, इसका रेडियस कितना है, ए। बहुत तरह से क्या करते हैं कि इसको इस रेडियस को आर मान लेते हैं, और इसको एक्स भी मान लेते हैं, दोनों तरीका आपका सही है। यहाँ पर जो से माना गया है उसमें लिख भी दिया हूँ, सपोज ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर हेल्ड परपेंडिकुलरली, ठीक ना, परपेंडिकुलरली, मतलब जगह नहीं था तो आर एल वाई यहाँ उसके बगल में लिख दिया, ठीक है ना, टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि पेपर के परपेंडिकुलर इसको रखा गया है, क्या, एक वायर को, लूप, वायर के बना हुआ एक लूप को, लूप मतलब रिंग ही ये लूप है, ठीक है। इट्स रेडियस, उसका रेडियस और सेंटर क्या है, वो रेडियस ए है और सेंटर क्या है आपका, इसका ओ है, ठीक है। लेट क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरकमफरेंस, ठीक है, इसके सरकमफरेंस पर क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड, यानी दे रहा हूं, वी हैव, अब नीचे हाथ लिख दीजिएगा, इसके बाद टू फाइंड, हैव के बाद यहाँ आइएगा सीधे, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, मतलब O और P का बीच का डिस्टेंस कितना है, इज इक्वल टू R, यानी कि इस रिंग के सेंटर से, जहां जिस पॉइंट पर इसके सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इस पॉइंट पर P निकालना है, ठीक है। तो इस O और P का डिस्टेंस कितना है, R। सबसे पहले काम करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी इसको फार्मूला आएंगे तो इसको मैं साइड में मिटा मिटा कर लिखता जाऊंगा। ठीक है, रुक जाओ, नोट करिए इसको। इतना नोट कर लीजिए, तब मैं इसे इरेज करूं। मान लीजिए यहां पर एक हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डीएल, पॉइंट है ए। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं, लेट ना डीएल एलिमेंट ऑफ circumference of लूप या रिंग भी बोल सकते हैं, लाई एट ए। ठीक है, अब इस डीएल में, है ना, इस डीएल में चार्ज कितने होंगे, डीक्यू होंगे, है ना। The charge on DL element, बहुत छोटा सा चार्ज होगा DQ, ओके। यहाँ पर तो इसमें DL एलिमेंट में चार्ज होगा कितना होगा, DQ होगा। ठीक है, तो अभी बताइए इसे डीक्यू की वैल्यू हमको निकालना हो तो कितना होगा ना। देन द चार्ज, देन, है ना, डीक्यू। अब इस डीक्यू की वैल्यू निकालना है, डीक्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़े थे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल था डीक्यू अपॉन डीएल, था कि नहीं था। यहां से मैं डीक्यू को रिप्लेस करूं तो डीक्यू को हो जाए क्या, लेमडा इंटू डीएल, हो सकता है लेमडा इंटू डीएल। इसी से लीनियर चार्ज डेंसिटी की फार्मूले से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा की वैल्यू कितना था, तो लेमडा टोटल चार्ज क्यू दिया गया है, तो टोटल चार्ज क्यू अपन टोटल लेंथ कितना होगा, इसके सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर, 2 पाई आर की जगह पे इसका रेडियस जो है ए दिया है, 2 पाई ए इंटू डी एल। यही चार्ज किसमें है, डी क्यू में। डी क्यू में कितना चार्ज है, डी क्यू में चार्ज कितना है, क्यू अपॉन 2 पाई ए, क्योंकि लेमडा इंटू डीएल होता है, लेमडा इंटू डीएल होता है। लेमडा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करते हो कि लेमडा की टर्म में जब दिया रहेगा तो हम इसको लगाएंगे, लेमडा के टर्म में नहीं दिया है, इसका रेडियस दिया है, इसका चार्ज दिया है, तो टोटल चार्ज अपन उसका सरकमफ्रेंस वो भी लेमडा ही होता है। ठीक है, और इनको डीएल, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इस डीएल लेंथ में, यहाँ पर इस डीएल लेंथ में जो डीएल एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो डीक्यू होगा, वो डीक्यू चार्ज पॉइंट चार्ज जैसा होगा, वो डीक्यू चार्ज पॉइंट चार्ज जैसा होगा। उस पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, इस पॉइंट पी पर ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए किसी चार्ज के कारण, किसी क्यू चार्ज के कारण, किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला क्या था, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस, आर स्क्वायर था ना। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, एपी है, क्या है, एपी, और जो चार्ज है वो चार्ज कौन सा है, क्यू नहीं है, डी क्यू है, क्या है, डी क्यू है। ठीक है, तो हम लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज, चार्ज एलिमेंट ना, डी क्यू,
ऐसे ही बोल सकते हैं, या डी क्यू चार्ज, कोई दिक्कत, फार्मूला ही है बस 1/4 में यहाँ क्यू अपन आर लिखते हैं, क्यू की जगह पर हम डी क्यू ये वाला चार्ज लिखेंगे, आर की जगह पे ये वाला डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट और इस चार्ज के एपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे एपी। वह एपी होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट। हाइपोटेनस निकाल लीजिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसको हम मान लेते हैं थीटा, मान लेते हैं थीटा। ओके, इतना नोट कर लीजिए, इतना इक्वेशन फर्स्ट तक नोट करिए, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट जो है इसको आप नोट रखिएगा, ठीक है। पूरा नोट हो गया हो तो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट को मैं बचा के रख रहा हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको मैं लास्ट में मिटाऊंगा। मैं लिखने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, इसके कारण ड्यू टू चार्ज डी क्यू, इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह हम डी क्यू लिखेंगे, फार्मूले में क्यू होता है लेकिन डी क्यू के कारण बन रहा है ना, तो यहाँ पर फार्मूले में डी क्यू लिखेंगे, यहाँ पर डी क्यू लिखेंगे अपॉन एपी का स्क्वायर। एपी कितना बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट है तो ये हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, आपका ई बन रहा है, ठीक है। फिर से ही ई इक्वल हो जाएगा आपका, इसको मैं लाइन ड्रा कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट इसको बचा के रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से, इसको मैं रख रहा हूँ। डी क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल, ये वैल्यू किसका है, ये डी क्यू का वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट से रख दिया गया है। और उसके बाद नीचे क्या लिखना था, डी क्यू के बाद नीचे क्या लिखना था, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो आपको बनेगा ब्रैकेट में इसका रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। कैसे बना देख लीजिए, मैं इक्वेशन फर्स्ट में मिटाया नहीं था, इसीलिए डी क्यू की जगह पर मैंने लिख दिया क्यू अपॉन 2 पाई ना ए, और साथ में डीएल था तो डीएल हो गया। ये पूरा वैल्यू किसका है, डी क्यू का, और डी क्यू के अपान क्या था, इतना था तो अपान को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट की जरूरत नहीं थी। लिख सकते हैं आप लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा स्मॉल चार्ज डी क्यू के कारण बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो डीई बनेगा, क्या बनेगा, डीई बनेगा। यही आपका डीई कितना बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड बना दे रहे हैं, इसको हमने बना दिया इक्वेशन सेकंड, यहां तक नोट करिए। हाँ, इसका डायरेक्शन भी लिखते हैं कि डायरेक्शन जो होगा एलॉन्ग ए से पी, हम डायरेक्शन भी लिख दीजिएगा एलॉन्ग ए टू पी, ए से पी की और उसका डायरेक्शन होगा, यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर, ठीक है। इतना नोट करिए, तब इसका थोड़ा डिटेल करें हम। नोट हो गया,
बंद है। Q इंटू डी एल अपॉन इतना, इसको बनाया मैंने इक्वेशन सेकेंड, या डीई है। डीई जो है स्मॉल एलिमेंट डी क्यू के कारण जो बना। अब बताइए इसका डायरेक्शन इधर है, ए से पी यानी इस डायरेक्शन में है। बात सुन रहा है? तो इसका यहाँ पे एंगल थीटा होगा। डीई का डायरेक्शन ये है, डीई का डायरेक्शन इधर है। तो इसका दो कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। इधर वाले कंपोनेंट को बोलेंगे डी कॉस थीटा और इधर वाले कंपोनेंट को बोलेंगे डीई साइन थीटा। इसके सिमेट्रिकली यानी कि इसी जैसा यहां पर एक कंपोनेंट मैं लूं, उसका जो बनेगा डीएल के बराबर यहाँ पर डी की लूं, यहाँ पर बी पॉइंट बी पर, ठीक है। उसके लिए जो डी बनेगा वो डी इस डायरेक्शन में बनेगा। उसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर डी साइन थीटा, ठीक है। ये पॉइंट पी को मैं यहाँ साइन नहीं दे रहा हूं। अब डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो यह एक दूसरे कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। एक दूसरे को जब कैंसिल कर जाएंगे तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डी कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? डी कॉस थीटा। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर समझिए, डी क्यू के कारण पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना डीई इस डायरेक्शन में बना, इसके साथ थीटा है तो भी थीटा होगा। इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया। इसका एक कंपोनेंट कॉस के साथ डी कॉस थीटा और साइन के साथ डी साइन थीटा लिया, ओके। इसी का एक सिमेट्रिक, इसी जैसे डीएल यहाँ पर लिए है वैसे यहाँ पर डीएल यहाँ पे पॉइंट बी पर लें, इसका सिमेट्रिक केस बनेगा, सिमेट्रिकली बनेगा। उसका डी इधर होगा तो उसका रिजल्टेंट इधर होगा, फिर से डी का साइन थीटा इधर होगा। बात सुना ना? जब डी साइन थीटा इधर होगा, ऐसा जितने एलिमेंट लेंगे हर एलिमेंट का डी साइन थीटा क्या लेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? तो रिस्पॉन्सिबल है डी कॉस थीटा, ओके। तो डी कॉस थीटा जब रिस्पॉन्सिबल है तो डी कॉस थीटा को हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए डी कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, लेकर चलेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आप समझ गए होंगे कि डी साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए आपको मैं बनाया था, ठीक है। इसको मैं एक ही शब्द में बोलूंगा, फॉर सिमेट्रिक केस। सिमेट्रिक के लिए क्या जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब आगे मैं लिख रहा हूं, इसके नीचे लिखिएगा डी ना इज रिजॉल्व इन डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा, एंड डी को हम दो पार्ट में यानी कि इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी लिख रहे हैं डी इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, ऐसे लिख दे रहा हूं। DE is resolved in two component D cos theta, ब्रैकेट लिख दे रहा हूं, D cos theta along the axis है। कैसा है? along the axis एंड दूसरा वाला क्या है, डी साइन थीटा। कैसा है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ब्रैकेट में लीजिए, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ना। अब यहां मैं लिख रहा हूं क्या कि डी साइन थीटा फॉर ऑल सिमेट्रिक केस आर कैंसिल्ड। डी साइन थीटा is
ठीक है नहीं आर, क्योंकि बहुत बनेंगे। आर कैंसल्ड ना फॉर each symmetric, यहाँ मेरे जरा फॉर each symmetric केस। हर सिमेट्रिक केस के लिए क्या होगा, डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना। देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है एट पी इज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ लिखा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे हम, यानी छोटा वाला जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे। नोट करिए इतना। नोट कर लिए होंगे, कैमरा ऑन करो। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो छोटा सा डी स्मॉल डी जितना डी बनेंगे सब मिलाकर बड़ा सा ई बन जाएगा, यानी कि कैपिटल ई बोलेंगे हम, कैपिटल ई मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ई नेट भी ले सकते हैं। या कितना जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अब 2 पाई ए, अब ये बताओ पाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, ए जो है ए इस सर्कल का रेडियस है, इस लूप का रेडियस है, तो रेडियस तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, यानी कि 2 पाई ए भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इंटू 2 पाई ए भी क्या है आपका कांस्टेंट है। और ये बताइए ए स्क्वायर, ये तो रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, आर जो है इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, फिक्स है भाई। इतना दूरी पर 5 मीटर दूरी पर फील्ड बताइए, 2 मीटर दूरी पर फील्ड बताइए, 10 मीटर दूरी पर फील्ड बताइए। आर जो है ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। चार्ज क्यू जो है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज क्यू ही इस पर पूरी तरह से बटा हुआ है, यानी कि क्यू को भी हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। और क्या लिए बाहर, हाँ एक चीज और करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक ही हुआ, यहाँ पर आपको लिखना होगा, इंटीग्रेशन करेंगे जो इसके रिस्पॉन्सिबल, जो यहाँ पी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डी कॉस थीटा, क्या है डी ई कॉस थीटा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वह ई के बराबर हो जाएगा, यानी कि डी कॉस थीटा है जो एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट है, ठीक है। तो डी ई आप कॉस थीटा उसके साथ वही इसका कंपोनेंट को नाम है, इसी कंपोनेंट यही ना रिस्पॉन्सिबल है, इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा भी रहेगा, कॉस थीटा। डी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से यही होता है, साथ में कॉस थीटा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या क्या बाहर निकाल दिया हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया है, क्यू नहीं निकला है, नहीं क्यू भी निकल गया बाहर, 2 पाई ए निकल गया बाहर, और ए भी कांस्टेंट होता है क्योंकि रेडियस कांस्टेंट और डिस्टेंस जितना दूरी पर हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट है, वो भी बाहर निकल जाएगा आपका अंदर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा डी एल, और क्या बचा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा भी क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो भी क्या है, वो भी कांस्टेंट होगी, वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस कॉस थीटा को भी मैं बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब थोड़ा नीचे यहाँ आते हैं, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 पाई ए, मैं ऐसे ही रख रहा हूं अलग अलग करके, 2 पाई ए, और नीचे क्या है
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना तो क्लियर है। cos थीटा की वैल्यू इसमें रख लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितना जाएगा, जरा निकल के बताइए तो। cos थीटा बेस अपान हाइपोटेनस, यानी आर अपान, यही बेस है, हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होगा। यानी कि यहां पर लिख दे रहा हूं आर अपान ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेनस जो है अंडर रूट में है, हाइपोटेनस सही है, अंडर रूट में है। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ओके, अब देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। किसी कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पर बता देना भाई। यहाँ पर डी मैं केवल इंटीग्रेशन केवल डी के कर दिया था, जो गलत था। इंटीग्रेशन हमको डी कॉस थीटा का करना था, डी कॉस थीटा का करना था। तो डी कॉस थीटा, क्योंकि डी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में ऑलरेडी इतना था, और उसके साथ कॉस थीटा यहाँ पर लगा दिया गया। पूरे का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई निकल जाएगा, नेट निकल जाएगा। ये कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या होता है लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल आर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये कॉस थीटा की वैल्यू रखी गई है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। फिगर को मैं सेपरेट कर दूं, जिससे कंफ्यूजन हो जाएगा। ये है आपका फिगर। ई की वैल्यू क्या निकलना था, ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान 2 पाई ए, ठीक है, इनटू ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो मिलकर कितना जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पूरे का पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इस छोटे से डीएल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा लेंथ जाएगा। पूरा लेंथ किसका इक्वल होता है, यानी कि स्मॉल डीएल जो है, डीएल किसका एलिमेंट है, सरकमफरेंस का। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना जाएगा, पूरा सरकमफरेंस आ जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, देखिए डीएल, इस डीएल को इस डीएल को इस डीएल, जितने डीएल हम ले रहे हैं सारे डीएल को ऐड करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब उसका सम करना, ऐड करना। जब सम करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर, आर की जगह पे उसके रेडियस के मतलब उसके सरकमफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्या, इंटीग्रेशन है जो डीएल है, ठीक है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ इंटू 2 पाई ए। 2 पाई ए से 2 पाई ए कट जाएगा। ओके, नोट करिए इसको। यहाँ पे चीज छूट गया था, यहाँ जो आर है या आर भी यहाँ रहेगा, इंटू आर है, ठीक है। यहाँ पर जो आर है वो आर भी यहाँ पर रहेगा, यानी कि केवल 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हुआ। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ दोबारा। इसका तो नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए, साथ स्क्रीन ले लीजिए। अब देखिए E इक्वल बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान, नीचे क्या बचा, केवल ये बचा है ना, ये बचा आपका ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे के पावर 3/2। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ सेंटर। अब बन रहा किसके, ड्यू टू सर्कुलर लूप। यही है फार्मूला, नोट करिए। ये हो गया आपका फार्मूला, यानी कि किसी चार्ज रिंग के कारण किसी पॉइंट P पर, इसके एक्सिस के किसी पॉइंट P पर जो एक्सिस से r डिस्टेंस पर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। E इक्वल होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर, ये रेडियस है और ये आर क्या है, डिस्टेंस है। कभी इस आर को रेडियस मत मान लीजिएगा, ठीक है। या स्मॉल ए जो है रेडियस है और एक स्मॉल आर जो है वो क्या है, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, और पावर 3/2। ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, फार्मूला ड्राइव हो गया है। कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, इफ P is lie at center ऑफ लूप बोला है, रिंग बोला है, की बात हुआ। यानी जो P है यह सेंटर P पर लाई हो, सेंटर वो पर लाई हो, यानी P उठकर यहाँ आ जाए तो डिस्टेंस R कितना जाएगा, तो उस समय R की वैल्यू कितना जाएगी, 0 हो जाएगी। जब R की वैल्यू 0 हो जाएगी तो R की वैल्यू जब 0 होगी तो इस इक्वेशन में जब वैल्यू रखोगे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो E की वैल्यू कितना जाएगा, E को कितना जाएगा, 0। E की वैल्यू कहाँ कितना हो गया, 0। कहाँ पर, सेंटर पर। यानी कि किसी कोई चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0। ओके, नोट करिए इसको। कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन सेकेंड है आपका, यदि ये जो R है, R या डिस्टेंस R इस A से बहुत बड़ा हो, कितना बड़ा हो, बहुत बड़ा हो। इफ A is लेस वेरी लेस देन R, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि P जो है इसी सेंटर से बहुत डिस्टेंस पर हो, ठीक है। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, मीन्स आई करके लिख सकते हैं, मीन्स P इज लाई फार ऑफ, फार में बहुत ज्यादा दूरी पर हो ना, फ्रॉम द सेंटर। जब सेंटर से बहुत दूरी पर होगा, ठीक है, जो ये बताओ ए बहुत छोटा है आर से, है ना, देन ए स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो जो होगा आर स्क्वायर से और छोटा होगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर को लगभग 0 मान लेते हैं। ए स्क्वायर को क्या करेंगे, हम 0 मान लेंगे। जैसे ए स्क्वायर को 0 मान लेंगे तो यही वैल्यू इसमें जब रखेंगे ई की वैल्यू कितना निकलने वाला है, ई इक्वल 1/4πε0 क्यू आर अपॉन ए को हमने क्या किया, 0 कर दिया, तो क्या बचा, आर स्क्वायर के पावर 3/2। इस 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर क्या बनने वाला है वहां पर जी, इक्वल 1/4πε0 क्यू आर अपॉन आर क्यू। इस आर से इसका एक पावर कट जाएगा, इसका एक पावर कट जाएगा, तो ई की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो गौर से, यह फार्मूला किसका है, यह फार्मूला किसका है, यह एक सिंगल चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होती है, उसी का फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू, यानी कोई क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से एक सिंगल चार्ज से, उतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं, एक सिंगल चार्ज से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी फार्मूला वही है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ये पूरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये क्या बन गया, ये इसको हम लोग मतलब इस फार्मूले से ये एक पॉइंट चार्ज जैसा लगने लगा उसको, तो इस पॉइंट से या इस डिस्टेंस से ये पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज जैसा दिखने लगा। नोट करिए इसको।
कंडीशन इसका जो तीसरा है, पहले कंडीशन में जब P जो है सेंटर पे हो, दूसरा कंडीशन जब P जो है कहाँ हो, P जो है बहुत बहुत दूरी पे हो, ए से मतलब ए की तुलना में P ए की तुलना में जो R है, डिस्टेंस R वह बहुत बड़ा हो, मतलब O से बहुत दूरी पर हो P, सेकंड कंडीशन में उसके लिए फार्मूला बन गया। अब तीसरा कंडीशन है जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछता भी है कि E की वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, E की वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग विल मैक्सिमम, ना मैक्सिमम होगा कब, जब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे डी ई अपान डी। अब ये बताइए इसमें क्या बदलने वाला था, कभी अब देखो जो फिगर बना था यहाँ पर आर डिस्टेंस पर, अब आर यहाँ 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 आर को घटाए बढ़ाएंगे, हो सकता है नजदीक आने में बढ़ रहा हो, दूर जाने में घट रहा हो, ठीक है। अब आर ही क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, तो आर वेरिएबल हो गया, उस डिस्टेंस आर के रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में जीरो आ जाता है तो क्या होगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होती है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई डी ई अपान डी डी आर ऑफ ई, यानी कि आर के रेस्पेक्ट में ई का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो यदि जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन से जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकाला जाता है तो अक्सर जो है हाफ के आसपास में आता है वैल्यू, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें भी मे भी वही आएगा। अब ई की वैल्यू कितना है, यही ना ई की वैल्यू है, ठीक है, ई की वैल्यू डी ई की वैल्यू मैं रख रहा हूं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर अपान ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अंडर रूट सॉरी पावर है 3/2, ये तो वैल्यू हुआ केवल ई का, तो ये बन गया आपका डी ई अपान डी आर इक्वल कितना लाना हमको, 0। नोट करिए तो इसको, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है डिफरेंशिएट करने में, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, एक फार्मूला होता है, ठीक है, मान लीजिए u अपान v है, डी डी एक्स निकालना है इसका, ठीक है, यह एक फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद से डिनोमिनेटर के यहाँ पर लिख दिया जाता है, फिर से डी डी एक्स ऑफ यू कर देता है, यानी कि डिनोमिनेटर निकाल दिया जाता है और जो ऊपर वाला है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस ऊपर वाले को हम बाहर निकाल लेंगे और फिर से जो नीचे वाला है नीचे वाले को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। मान लो एक फार्मूला है, एक्स के रेस्पेक्ट में कोई फ्रैक्शन उसका डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पर उसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, अपान के ऊपर पहले हम डिनोमिनेटर लिखते हैं, ठीक है, नीचे वाले को क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ऊपर वाले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को बाहर निकाल लेंगे और नीचे वाले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये तरीका होता है, ये बायोलॉजी वालों के लिए जानना जरूरी है, मैथ वाले तो इसको जानते होंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट हम करेंगे यहाँ पर, देखिए इसमें कौन कौन सा, ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर अंदर क्या बचा, डी डी एक्स ऑफ आर अपान आर बचा और नीचे क्या बचा, अपान 2 है जी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल 0 लाना है, इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अभी बताइए ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं भेज दूं इधर तो क्या जाएगा, उधर जाएगा तो उसमें 0 में डिवाइड करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बचा यहाँ पर डी डी एक्स नहीं आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि आर ही वेरिएबल है यहाँ पर, और ऊपर है आर अपान ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
पूरे का पावर 3/2 इक्वल क्या हो गया 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म इधर जाएगा, 0 में जब डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बताए थे यह 1 u/v है, यह u/v यानी कि फ्रैक्शन है। एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे, नीचे वाले क्या करेंगे हम a² प्लस r² पूरे का पावर 3/2 पूरे का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो इससे कट जाएगा, पूरे का क्या करना है स्क्वायर, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर किया जाता है, उसके बाद से ऊपर इस डिनोमिनेटर को लिख लिया जाएगा, यानी कि a² प्लस r² पूरे का पावर 3/2 और डी dx किसका करेंगे हम न्यूमरेटर का, ठीक है, यानी r का, r वाले का हम डिफरेंशिएट करेंगे माइनस अगली बार में क्या करेंगे r को बाहर निकाल लेंगे और डी dx किसका करेंगे हम डी dr, सॉरी यहाँ पर r है, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, a² प्लस r² पूरे के पावर 3/2। ओके, अब देखिए इसका हो जाएगा 1 a² प्लस r² पूरे का पावर 3/2। ओके, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हम लिख नहीं रहे हैं, इंटू 1 लिखना नहीं है, लिख भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसको हम x मान के देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला डी x ऑफ x की पावर n है, फार्मूला का जो पावर ऊपर होता है वो लिख दिया जाता है n, इसमें से पावर क्या होता है कम हो जाता है, x⁻n-1 पावर कम हो जाता है, फार्मूला आप लोग कैलकुलेटर से पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये पूरे को हम x मान के सॉल्व करेंगे, r जो है इस r को लिख लीजिए, ये पूरा x मान के चलेंगे, x के पावर इतना है तो पावर आगे आ जाएगा इंटू 3/2 इंटू इस पूरे को लिख लेंगे आप, जिससे x को लिख लेंगे उसमें पावर -1 कर देंगे, a² प्लस r² और 3/2 - 1, चूंकि वास्तव में x तो है नहीं, इसका एक बार और डिफरेंशिएट केवल ब्रैकेट वाले का एक बार और क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से क्या करेंगे हम d/r ऑफ a² प्लस r², इसका दोबारा करेंगे, पूरे का पान इक्वल 0 करना है, पूरे का पान a² प्लस r², a² से कट गया तो केवल पावर 3 बचेगा, स्क्वायर से हाफ वाला 1/2 जो है नीचे वाला 2 इससे कट जाएगा, इतना नोट करिए, अच्छे से नोट करिए इसको, इक्वल यहाँ पर 0 है, ये है फार्मूला, आपको मालूम है पहले से, मैं इसे लिखा दे रहा हूं। अब देखो फिर से बड़ा सा लाइन ड्रा करेंगे, a² प्लस r² पावर 3, ऊपर आपका बना क्या a² प्लस r² पावर 3/2 माइनस 3/2r और फिर से यहाँ पर देखो इसको माइनस करेंगे, आपको बचेगा a² प्लस r², या 1.5 में से एक माइनस होगा तो 1/2 बचेगा, 1/2 बच जाएगा, इंटू इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो एक कांस्टेंट टर्म में इसका 0 हो जाएगा और प्लस इसका 2r हो जाएगा। ओके, इसका r² का 2r हो जाएगा। अगली बार में यहाँ पे इक्वल 0 लिखते आना आपको, ठीक है, a² प्लस r² पूरे का पावर 3, यहाँ पर a² प्लस r² पावर 3/2 माइनस 3/2r, ठीक है, a² प्लस r² का पावर 1/2, यहाँ 2 इस 2 से क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है, 0 इसमें ऐड करोगे तो केवल 2r बचेगा, 2r से ये 2 कट जाएगा, r और मिलकर r² हो जाएगा। अगली बार में इक्वल 0 जब लिखते रहिएगा, इक्वल 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, ठीक है।
1/2 सॉरी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 पावर 1/2 इसमें कॉमन ले रहे हैं। अभी अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चालू है जी, कैमरा चालू है ना, कैमरा चालू है ना। ए स्क्वायर देखिए यहाँ पर पावर है, यहाँ पर 1.5 है, यानी कि एक इसको क्या किया हम, एक को अलग कर दिए इधर, आधा को इसमें से निकाल लिए, 1/2 को अलग निकालिए तभी एक बचेगा ना, एक को यहाँ लिख दिए, माइनस माइनस आर आर में निकल जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ से ये निकल गया, ये टर्म जो है निकल गया है, ठीक है। इक्वल आपका आ गया 0, और नीचे जो था आपका ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3। अब ये बताइए, ये पूरा ये भी कांस्टेंट है, ए और आर कांस्टेंट है, ए और आर कांस्टेंट है, ये पूरा हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 0 के 0 इक्वल के उस साइड में 0 है, ये सब जाके उधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल इतना इतना नोट कर लीजिए, मैं बताऊँ आगे। नोट करिए इसको जल्दी से, ठीक। ये पूरा टर्म मैं भेज देना इक्वल उधर, सब कांस्टेंट है, उधर जाएगा क्या जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल यही बचेगा ना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, कुछ गलत हो रहा क्या, सॉरी इसमें 3 था, उसमें 3/2 था ना, तो इसमें साथ में 3 भी जाएगा, इसके पहले 3 भी था, ठीक है, क्योंकि 3r/2 यहाँ पर 2r था ना, तो इस 2 से 2 कट गया है, ठीक है, 3 साथ में है। यदि इसके पहले एक लाइन में मिस्टेक हुआ होगा, 3 छूटा होगा, तो मैं रिरेज कर दिया हूँ, दोबारा ला नहीं सकता। यदि छूट गया होगा यहाँ पर आर स्क्वायर के साथ 3 छूट गया होगा तो 3 लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 3/2 r, बीच वाला जो है वो कॉमन निकल गया है, 2r, तो 2 से 2 कट गया, r और r का मिल गया, आर स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ पर 3r स्क्वायर आएगा, माइनस 3r स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, 3 में से निकल जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर में कितना 0, तो 2r स्क्वायर कितना जाएगा ए स्क्वायर, r स्क्वायर कितना जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो r की वैल्यू कितना जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, ए बाई अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना नोट करिए, आर का वैल्यू मैक्सिमम ना, यानी ई की वैल्यू मैक्सिमम होगा जब आर की वैल्यू ए बाई अंडर रूट 2 हो, ए बाई अंडर रूट 2 होगा। ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस ऑफ लूप, लूप का रेडियस है, ठीक है। और प्लस माइनस से बताता है कि ये जो लूप है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ये जो लूप है, इस लूप के सेंटर से इधर या इधर, इधर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाले को निगेटिव लेंगे, यानी इधर भी ए बाई अंडर रूट 2 डिस्टेंस पर और इधर भी ए बाई अंडर रूट 2 डिस्टेंस पर ई की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ई की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का मतलब यह सेंटर के दोनों तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ई विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, क्या, ई विल मैक्सिमम ना, इफ मैक्सिमम एट आर इक्वल ए बाई अंडर रूट 2 डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑन आइदर साइड ऑफ द रिंग, रिंग के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी
a बाई अंडर रूट 2 डिस्टेंस पर e की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसके लिए मैं ग्राफ भी बता दे रहा हूं। ग्राफ रिंग के सेंटर पे e की वैल्यू कितना आता है, 0। ठीक है, और इधर भी मैक्सिमम है, इधर भी मैक्सिमम है। बात समझ में आ रहा है। फिर से इससे आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इधर भी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, तब मैं इसको ग्राफ दिखा दूंगा। चौक देना, ग्राफ रिंग के लिए ग्राफ जो बन रहा है वो मैं ऐसे बना दे रहा हूं। इधर भी ई, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, और इधर भी क्या है, ई, और इधर क्या है, डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, और इधर भी क्या है, डिस्टेंस। इधर के डिस्टेंस को हम पॉजिटिव इनफाइनाइट तक ले आ रहे हैं, इधर वाले निगेटिव लेते हैं तो इसको मान चलेंगे निगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। सेंटर पर इसका ई की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, सेंटर पे ई की वैल्यू क्या है, 0। खूब जाकर मैक्सिमम हो जाएगा कितना डिस्टेंस पर है, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया है। मैक्सिमम यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, a बाई अंडर रूट 2। यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, इसको धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब इसके पैरेलल हो गया। पैरेलल मतलब आगे जाके कहीं 0 होता होगा। उसी तरह से ये ऐसे आता है, यहाँ पर ये मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, a बाई अंडर रूट 2। इधर है तो निगेटिव भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ये जाके आगे कहीं इनफाइनाइट पैरेलल बना दीजिएगा। पैरेलल मतलब इनफाइनाइट पे जाके कहीं 0 होता होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा आप ऐसे बनाएंगे, और इसको भी आप ऐसे बना देंगे। ये हो गया ग्राफ, नोट करिए। चालू कर दो। ठीक, ये तो हो गया आपका ग्राफ ई के लिए, ई मैक्सिमम के लिए, रिंग के लिए ग्राफ बना है। ई वर्सेस आर मतलब डिस्टेंस। अब मैं आपको बता दूं कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कैलकुलेट करिए कि ई की वैल्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो कितना होता है उसको कैलकुलेट बोलिए। या सीधे आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो उसमें सीधे इस वैल्यू को लेकर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिंग ई मैक्स, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। मैक्स पता चल जाएगा तो मीन भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये बताइए ई मैक्स आर इक्वल कितना पर, पुट आर इक्वल ए बाई अंडर 2 इन इक्वेशन क्या है, इक्वल क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2।
ठीक है ना फार्मूला थोड़ा हम देख लें। ठीक है, फार्मूला सही है। आर की वैल्यू, क्योंकि अभी हम 2 मिनट पहले पढ़े हैं कि आर इक्वल ए बाई अंडर रूट 2 पर ई की वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो वो ई की वैल्यू मैक्सिमम होता है तो कितना होता है, मैक्स वैल्यू कितना आता है। ठीक है, इतना डिस्टेंस पर ई की वैल्यू कितना आता है वो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें पुट करना है, ई मैक्स की बात हो रही है, ई मैक्स निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर के जगह मैं लिखूंगा ए बाई अंडर रूट 2, आवाज लिखो, ए अंडर रूट 2 आर की वैल्यू हो गया अपान ब्रैकेट में जो ए स्क्वायर है वो रहेगा ए स्क्वायर, लेकिन जो आर स्क्वायर है आर के जगह पर मैं लिखूंगा क्या, ए बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इसको मैं बड़ा ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, बाहर जो है आपका 3/2 इंतजार कर रहा है पावर, वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगली बार में मैं फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इंटू ए अपान क्यू इंटू ए बाई अंडर रूट 2 पर रहने दे रहे हैं, अभी हो सकता है नीचे कोई आ जाए कट जाए। ठीक है, अपॉन देखिए इसको ए स्क्वायर, आप प्लस इसको हम सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, ए स्क्वायर बाई अंडर रूट का स्क्वायर करेगा, स्क्वायर रूट 3 रहेगा और अपॉन 3/2 ये बचने वाला है। अगली बार में हम क्या करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाई अंडर रूट 2 अपॉन 2 1 जा 2 एक 3 ए स्क्वायर बाई 2 पावर 3/2। इतना नोट करिए, मीटर लगा गया, नोट हो गया इतना, मिटा देंगे। कैलकुलेशन कर रहा है ई मैक्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, अब अपान इसको मैं अंडर रूट 2 जो है अपन 2 इसको मैं नीचे ला दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं जो 3a स्क्वायर बाई 2 का जो पावर कितना है 3/2 है ना, 3/2, इसका मतलब देखिए हम क्या करेंगे, इसको मैं अलग कर रहा हूं, इसको मैं 2 पार्ट में ऐसे कर दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपान अंडर रूट 2, 3 और 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो 3/2 बाहर निकलेगा, साथ में उसका पावर 3/2 रहेगा भी, और इनटू ए जो है ए स्क्वायर का पावर 3/2, इसको मैंने अलग कर दिया, इस 2 से 2 कट जाएगा। मैंने किया क्या, इसमें 3/2 का इसमें मल्टीप्लाई है तो उसको मैंने बाहर निकाला, 3/2 बाहर निकलेगा क्योंकि पूरे का पावर 3/2 है तो 3/2 इस पर भी रहेगा, अंदर बचा केवल ए स्क्वायर पर भी पावर उतना रहेगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इस नीचे वाले पावर को हटा दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा नहीं जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, अगली लाइन में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पावर आने दे रहा हूँ, अगली बार में मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपान अंडर रूट 2, इसको मैं लिख रहा हूँ 3/2 पूरे का पावर 3, ऐसे लिखूं क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इनटू ए क्यूब। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको अब देखिए
इसको अगली बार में ऐसे लिख रहा हूँ मैं 1/4πε0 QA/√2। इसको देखिए, इसको 3 बार ऐसे लिख सकते हैं, √3/√2 मल्टीप्लाई √3/√2 मल्टीप्लाई √3/√2। ये 2 बार मिलकर बन जाएगा 3/2। एक बार √3/√2 रहेगा, नहीं रहेगा? मल्टीप्लाई करेंगे जब पावर 3 करेंगे तो, ठीक है, 2/3 रहेगा, मल्टीप्लाई 2/3, सॉरी 3/2 है ना, 3/2 रहेगा और मल्टीप्लाई √3/√2 भी रहेगा, यानी एक बार पावर हट जाएगा, एक बार रहेगा। इस 2 से √2 कट जाएगा और नीचे बचा क्या आपका a³। सॉरी, काफी समय से हम लोग यहाँ a दिख रहा है, इस a से यह कट जाएगा, इसका एक पावर कट जाएगा, ठीक है। अगली में बचेगा आपका केवल यहाँ ये हट जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा a²। इतना नोट करिए, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। E max इक्वल 1/4πε0, बचा ऊपर क्या Q/, देखो 3/2 है, इस 2 को 3/2 ऐसे रहने दें और इंटू 3 ये भी रहने दें और यहाँ पर आपका a², ठीक है। इस 2 को आप चाहो तो ऊपर भेज सकते हो, ठीक है। एक चाहो तो इससे काट भी सकते हो, तो इसको काटोगे तो 2π हो जाएगा, नहीं काटोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसमें, ये फार्मूला भी सही है, नहीं सही, इसको हम क्या करें, अगली बार भेज दे रहा है। E max वन बाई 4πε0 2Q/, ऊपर चला गया 3√3 a², ठीक है। इस ए आपका फार्मूला हो गया, इसी को हम R करके E max इक्वल, इसको हम K मान सकते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट, K 2Q/3 √3 a²। इस टर्म में भी फार्मूला याद कर सकते हैं। अब देखिए E मैक्सिमम हो गया, इसी तरह से फार मिनिमम या E मिनिमम, E मीन जो होगा, जितना ये है ये प्लस में है तो कितना, इसी का उल्टा यानी कि माइनस में कर दीजिए, माइनस K 2Q/3 √3 a², ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। देखिए जितना मैक्सिमम है उतना ही मिनिमम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस यहाँ प्लस में है मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए यहाँ पर माइनस में हो गया। के का टर्म में रख रहा हूँ तो यहाँ पर 2Q/3 √3 a² रख रहा हूँ। यदि यहाँ पर के का टर्म में नहीं रखना तो 2 से 2 काट दोगे तो इससे भी फार्मूला बन सकता है आपका क्या, 1/2πε0, यहाँ 4πε0 लिखा, 2πε0 Q/3 √3 a², ऐसे भी इसको बना सकते हैं फार्मूले को। तो आप इस टर्म में याद करें तो और अच्छा है, इसकी वैल्यू हमको हमेशा याद रहती है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, वो वैल्यू याद रहती है, इस वैल्यू को हम रख देंगे, के की वैल्यू रख लेंगे और इसको हम 2Q के टर्म में याद कर लें, ठीक है। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था और इसको आप लोग एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में पूछता है। ई की वैल्यू कैलकुलेट करिए रिंग के लिए, ठीक है। नोट करिए, बंद करो वीडियो आज।